पूरे देश को अंशुमान पर गर्व है और दुख भी है कि आपका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद से जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि बातचीत का मुद्दा और मौजू है ये केवल कीर्ति चक्र का ही है, लेकिन लोग इसको तोड़ करके मरोड़ करके और पैसे तक ले जाके सीमित कर दिए। क्यों परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है दर्शकों के लिए कि ऐसा क्यों अचानक से वो परिवार करने लगा। देखिए, उस परिवार में जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, उनके जो माता पिता हैं विशुद्ध रूप से मेरे बेटे की शहादत का सौदा कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज हम बात करने वाले हैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से, क्योंकि सियाचिन में शहीद हो गए थे कैप्टन अंशुमान सिंह। उसके बाद से तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और शहीद होने के बाद उनको कीर्ति चक्र पिछले दिनों प्रदान किया गया था। हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी। हमारे साथ उनके पिता रवि प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि सेना से रिटायर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पूरे देश को अंशुमान पर गर्व है और दुख भी है कि आपका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद से जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपको कुछ मिला नहीं और ये बहुत सारी जगह रिपोर्ट देखी गई। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूं, और ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है कि हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने सारे इंटरव्यूज़ में और हर जगह ये स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है कि राज्य सरकार का जो भी एक्स ग्रेशिया था वो एज़ पर लॉ जो यूपी गवर्नमेंट का है 70 और 30% का उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पेरेंट्स को और वाइफ को, जिसमें 35 लाख और 15 लाख था। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा था जो कि विल के अकॉर्डिंगली 6733 था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंगली अगर शादी 1 साल से कम की है और उसमें जो क्लास 1 टियर 1 में जो उत्तराधिकारी हैं, जिसमें पत्नी और माता दोनों के बराबर की अधिकारिणी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद जो भी मैरिज डिक्लेरेशन के समय विल या बाकी जो चीज़ें एनओके को मिलती हैं, या केंद्र सरकार का जो भी एक्स ग्रेशिया है या जो भी मॉनेटरी असिस्टेंस है, वो मुझे जानकारी नहीं है कि कितना है और किसको जा रहा है और किसको, मतलब कि मेरी जो छोटी जानकारी उसमें है कि एनओके को ही जाएगा और या तो चला गया होगा या फिर प्रोसेस में होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक ग्रुप फंड का 1 करोड़ रुपए होता है आर्मी का, उसमें 50 लाख रुपए आप लोगों को और 50 लाख रुपया उनकी पत्नी को, और यूपी गवर्नमेंट का जो 50 लाख रुपया था उसमें से 15 आपको और 35 स्मृति को गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उससे आगे का सवाल ये है कि कीर्ति चक्र को लेकर के बहुत गर्व होता है माता पिता को, और हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, परिवारों से बात की, बहुत गर्व होता है। एक दुख है आपको कि आपके घर वो कीर्ति चक्र नहीं आया? देखिए, मेन जो बातचीत का मुद्दा और मौजू है ये केवल कीर्ति चक्र का ही है, लेकिन लोग इसको तोड़ करके मरोड़ करके और पैसे तक ले जाके सीमित कर दिए। इस मौजू को लोग दिग्भ्रमित करके और पैसे तक जाके सीमित कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट इंटरव्यू से लेकर के और अभी तक कोई भी मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं जिसमें हमने कहा हो कि हमको पैसा नहीं मिला है, हमारी बहू सब कुछ लेकर के भाग गई। तो ये गलत नैरेटिव और गलत परसेप्शन फैलाया गया। मेन जो मुद्दा ये था कि हर बाप की ये तमन्ना होती है कि वो अपने बाप को अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके और एक योग्य इंसान के साथ साथ एक योग्य व्यक्ति बनाए। मैंने भी वही किया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के जो हर परिवार करता है, और सौभाग्यशाली मैं था कि मैं उसे इंजीनियर और डॉक्टर दोनों बनाने में सफल हुआ था। तो मेरा बेटा इंजीनियर भी था 1 महीने के लिए, जहां स्मृति जी उससे मिली थी NIT जालंधर में, और IIT भी क्वालिफाई किया था, जो कि मैं एडमिशन कराने नहीं गया। उसी बीच में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में IPMT से एडमिशन करा दिया था, और फिर बाद में ऑल इंडिया आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में उसकी जब रैंकिंग 30 आई तो हम लोगों ने ये कहा कि तुम जाओ डॉक्टर बनो, अधिकारी भी बनो। तो वो चला गया आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए। तो जिस शान के साथ और जिस उत्कंठा के साथ मैंने अपने बेटे को सेना में भेजा था, और स्वयं मैं एक एक्स फौजी रहा हूँ, तो ये तमन्ना होती है हर आदमी की कि जब वो अपनी अंतिम यात्रा में जाए तो उसका शव कम से कम तिरंगे में लिपटा हुआ। और ये फ़ख्र की बात है कि मेरे बेटे ने उसी हमारे सेना की गौरवमयी परंपरा जो बलिदान की रही है, जिसको भी मौका मिला वो बलिदान दिया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीइंग ए डॉक्टर तमाम जिंदगियों को बचाते हुए और अपने जीवन की अंतिम यात्रा में इस, आप ये कहें कि इस आदर्श रूप में उसने अपनी यात्रा की कि जिस पे उसका ये देवों का मार्ग है और ये अमृत पे
अधिकार सिद्ध कर मोक्ष को प्रदत्त करता है। मुझे इसका फक्र था। इसी उत्कंठा और इसी उल्लास के साथ हम गए थे राष्ट्रपति भवन में लेने के लिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि वो कीर्ति चक्र हम दर्शक दीर्घा में बैठ करके केवल एक अपने चक्षुओं से देख भर पाए, हाथ में छूने का सौभाग्य नहीं हुआ। जब हाथ में हम नहीं छू पाए, उसके बाद हमने यह चाहा कि वह कीर्ति चक्र कम से कम हमारे घर आए और एक इनकी जो प्रतिमा बन रही है उसके ऊपर इनके सीने पर लगाई जाए और हम भी उसको हाथ से छू पाएँ, खोल के देख पाएँ और अपने कलेजे से लगा करके अपने वीर जांबाज पुत्र की बहादुरी को नमन कर पाएँ। लेकिन वह भी सौभाग्य नहीं मिला और जो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब ये बातें पब्लिक डोमेन में आई और हृदय में जो गम था वो लबों के तक आया और आप लोगों के पास ये पूरे सरेबज़्म आज देख रहे हैं कि ये हो रहा है। रवि जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं। आपने कहा ना कि बहुत सारे परसेप्शन बनाए गए, बहुत सारी गलत बातें कही गई। मैं आपसे वादा करता हूं जितनी बातें आप कह रहे हैं उतनी ही बातें जाएंगी। और आपने अगर कहा है कि पैसे का कोई मामला नहीं है, तो पैसे का कोई मामला नहीं है, ये पूरा देश मानेगा। रही बात कीर्ति चक्र की, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते थे कि कीर्ति चक्र यहाँ आए, तो आप, स्मृति आपकी बहू हैं, आप उनसे बात कर सकते थे। मैंने स्मृति के माता पिता से ये बात कही कि इस कीर्ति चक्र को हमें आप दें और हम इसको ले जाते हैं। जब मूर्ति का अनावरण होगा तो पूरे सम्मान के साथ उसके छाती पे इसको लगाया जाएगा और जब इसका अनावरण हो जाएगा तो इस सम्मान को ससम्मान आपको वापस कर देंगे। अगर आप आते भी हैं तो ये बहुत खुशनसीबी हमारी होगी कि आप आएँ। और उस समय के जो एस्कॉर्ट करने के लिए आए थे 26 पंजाब रेजिमेंट के CO, उनको भी हमने ये 4 बार कहा, लेकिन जब तक हम 6 तारीख को जनरल मानेक शाह सेंटर से हम माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके अभी तक होटल जाते, तब तक स्मृति और उनका परिवार यानी उनके माता पिता होटल से चेकआउट करके जा चुके थे और उनके पिताजी का फ़ोन बंद था। और मैं उनके जो बड़े भाई उनको भी फ़ोन किया कि मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अगर उनसे कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया और ना ही कोई रचनात्मक हमें उत्तर दिया, तब ये बातें सामने आई। रवि जी, मेरा एक सवाल है और सवाल ये है कि जो मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स में, उसके मुताबिक आपने भी कहा कि NIT कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई थी और 8 साल का लंबा रिलेशनशिप रहा, उसके बाद शादी हुई थी। जाहिर तौर पर एक परिवार दूसरे को जानता ही होगा। ऐसा क्या लगता है आपको, वजह क्या आपको लगती है कि उन्होंने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की और फिर वो कीर्ति चक्र लेकर के चले गए परिवार के लोग उनके? नहीं, एक परिवार दूसरे को नहीं जानता था क्योंकि मेरा पुत्र केवल 1 महीना NIT जालंधर में गया था और स्मृति वहीं आई थी सिविल इंजीनियर करने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ये जानकारी नहीं हुई कि ऐसी कोई बात है, लेकिन 2 ढाई साल 3 साल AFMC में जब गुजर गए तब मुझे इनके दोस्तों से पता चला। एक बार ऐसे मजाक में हमने कहा कि अरे भाई कोई ज़िंदगी में है तो हमें भी बता देना। तो एक इसका जो मित्र था वो हंस के बोला कि नहीं, एक लड़की है, कभी कभार बात करता है। तो मुझे थोड़ी सी हल्की लेकिन हुई कि लेकिन आप समझते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच में जो मर्यादा की सीमा होती है उसी का हम दोनों व्यक्तियों ने पालन किया और खुल करके आज भी हमारे समाज में बातें बहुत कम होती हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं और मैं गोरखपुर, देवरिया और उस पूरे बेल्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो वहां का हर व्यक्ति समझेगा। तो जो समय अंतराल रहा यानी उनकी मुलाकात निश्चित रूप से जैसा वो कह रही हैं और ऐसा होगा भी, क्योंकि इसके बाद तो मिलने का कोई अवसर मिला नहीं। तो जब 2015 में वो अगस्त महीने में गए थे NIT जालंधर में, सितंबर में तो चले गए AFMC, तो उसी अगस्त महीने में जो भी उनकी आंखें 4 हुई होंगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा होगा, वो निश्चित रूप से कुछ खट्टी मीठी यादें थी। कभी मुझे ये पता चला कि 1-1 साल तक ये ब्रेकअप करती थी, बात नहीं करती थी, क्योंकि एक डॉक्टर को पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए और वो जब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते थे और इनका फ़ोन कभी नहीं उठा पाते थे, तो ये गुस्से में या जो भी इनकी बात रही होगी उसको तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, ये फ़ोन बंद कर देती थी। लेकिन मुझे दोस्त बताते थे तो थोड़ा सा वो मायूस सा होते थे। लेकिन लास्ट के साल में शायद इनसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन कमीशन लेने के बाद फिर इनकी बात हुई और चूंकि कमीशन के बाद वो 3.5 साल में शहीद हो गए, तो इस पूरे समय अंतराल को अगर आप मैथमेटिकल तौर पे जोड़ेंगे तो 8 साल होता है। और 8 साल के बाद इन्होंने, हमारे पुत्र ने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। तो हमने कहा कहाँ करें, तो बोला डैडी एक लड़की है वो जालंधर में है और हमारे साथ पढ़ी है। तो हमने क्या बोला, हमने पूछा कि ये बताएं कि आपने देखा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ डैडी। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पिता होने के नाते चाहूँगा कि आपको अगर ये ना कहना पड़े कि काश मैंने गलती कर दी। और मैंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद हम दोनों परिवार मिले और हमने डेट डिसाइड किया और हम शादी करने गए 10 फरवरी 2023 को। और उन्होंने भी अपनी पूरी उत्कंठा से और पूरे सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया और बड़े अच्छे माहौल में हम लोगों ने शादी करके हमारी बहू घर आई थी।
आपके अंशुमान से आखिरी बार कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी अंशुमान से जो आखिरी बार बात हुई थी वो 18 जुलाई को रात में 11:45 बजे से और 12:30 बजे तक लगभग हमारे साथ रहे और अपने 2 दोस्तों का इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल करा रहे थे और उस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा था। तो लगातार हमारे साथ बने रहे और उसके बाद लगभग 12 बजे अपनी मम्मी से बात करके वो फिर उसी दोस्त से, वो जो लेफ्टिनेंट विभोर थे आर्मी में, डॉक्टर, इनके बैचमेट थे B3 बेस के FMC के, उनसे कुछ बातें की और फिर सोने चले गए। मुझे 2-3 चीज़ें और समझनी है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें छपी हैं। अब आप क्या चाहते हैं स्मृति से, क्योंकि बात तो आपकी हो नहीं पा रही है। आपने क्या आजकल में कोई ट्राई किया था उनके परिवार से बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, मैंने आज भी उनके पिताजी को फ़ोन किया और उनके 2 नंबर थे, दोनों पे फ़ोन किया। उस पर हमारा फ़ोन स्विच ऑफ गया उनका, मतलब उन्होंने हमको ब्लॉक किया हुआ है। उनका भाई जो ऑस्ट्रेलिया रहता है, मेरे पुत्र ने वहाँ भी फ़ोन करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं उठा। स्मृति के दोनों नंबर स्विच ऑफ गए। मैंने उनके बड़े ताऊ राजीव जी को फ़ोन किया, वहाँ पे 2 नंबरों से फ़ोन किया और वहाँ पे रिंग गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन को नहीं उठाया। ऐसा क्यों, परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है दर्शकों के लिए कि ऐसा क्यों अचानक से वो परिवार करने लगा। देखिए, उस परिवार में जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, उनके जो माता पिता हैं विशुद्ध रूप से मेरे बेटे की शहादत का सौदा कर रहे हैं। इसका कारण है, ठोस कारण इसका है कि जब अंशुमन की शहादत 19 तारीख को हुई थी तो उनके घर कुछ लोग मिलने के लिए गए थे। मैं इसको पुष्ट रूप से तो नहीं कह सकता, अपुष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कुछ लोग मिलने के लिए गए थे जो कि शहीदों के लिए एक संस्था चलाते हैं। उनका नंबर मेरे पास है, क्योंकि उनकी स्वीकृति अभी तक मैंने नहीं ली है कि मैं आपका नाम चैनल पे लूँ या नहीं लूँ, इसलिए मैं इसको अपुष्ट रूप से ही कह रहा हूँ। उन्होंने आज ही मुझसे कहा कि जब हम लोग गए थे तो वो उसी दिन बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो उन लोगों को बड़ा दुख लगा कि आज बताइए, अभी आज उनकी अर्थी भी नहीं आई है और इनको अभी ये पड़ा है उनके पिता को कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। 20 तारीख को गोरखपुर में जब मेरे बेटे की पार्थिव शरीर अभी नहीं आई थी, तभी इनके जो बड़े भाई हैं मिस्टर राजीव सैनी, वो पहुंचे थे। तो अपने भाई राजेश सैनी को किनारे ले जा करके लगभग 1.5 घंटा एक पेड़ के नीचे कुछ बात किए। लोग देख रहे थे कि 2 ही व्यक्ति बात कर रहे हैं, दोनों भाई। उसके बाद आए तो वहाँ उन्होंने स्मृति को कई तरह के निर्देश दिए कि कहीं साइन नहीं करना, कहीं सिग्नेचर नहीं करना, कहीं कुछ करना नहीं, जो कि अगल बगल के जो लोग खड़े थे उन्होंने सुना और उसी समय हमारे नोटिस में आए, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया था। और जब मैं 7 फरवरी को गया था मिलने के लिए, तब भी हमने कहा कि मुझे पैसे से कुछ भी लेना देना नहीं, ये सामान आप ग्रहण करने दें। तो उनका सीधा ये जवाब था कि भारत सरकार जो हमें दे रही है अधिकार, हम इससे अपने आप को वंचित नहीं करेंगे। जब मैंने कहा कि आखिर एक पत्नी के साथ साथ पिता और माता के भी कुछ अधिकार होते हैं, तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बात सरकार से कहें। तो इन पूरे कालखंड को अगर मैं पुनरावृत्ति करूँ इस पर और एक सिंहावलोकन करूं या विहंगावलोकन की बात करें, अगर दोनों ही दशाओं में देखूं, तो मुझे लगता है कि उनका ये कुछ न कुछ, उनकी अंतरात्मा में कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा कि जिससे वो चाहते थे कि हमारे यहाँ से ये संबंध खत्म हो जाए और जो भी पेपर्स और ये जो मिल रहे हैं उनको मिलेगा और उसके बाद उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाएंगी, कि उनका पुत्र ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड है। तो वो यही सोच रहे होंगे कि फिर वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और बाद में वो भी वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये रिश्ता हमने आगे बढ़ाया, बातचीत अगर होती रही, तो उनके लिए इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना आसान नहीं होगा। मंजू जी जो आपकी पत्नी हैं और अंशुमान की माता जी, मैंने उनको देखा था जब वो कीर्ति चक्र प्रदान हो रहा था, तो वो वहाँ पर खड़ी थी। उनकी क्या मानसिक स्थिति, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ आपकी भी आंख में पानी है और आप तो फिर भी सेना से रिटायर्ड हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा है, लेकिन एक माँ का दिल तो अलग ही होता है। देखिए, अंशुमान की माता के साथ ऐसा एक आप ये कहें कि आदरणीय और एक बहुत, मैं ये कहूँ कि अनुपम संबंध था, तो कदाचित ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अंशुमन पिछले 15 साल से, जब से मिलिट्री स्कूल में गए थे, मैंने उनको अपने हाथ से खाना खाते नहीं देखा। वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, शादी में भी अगर वीडियो उनके पास है वो दिखा सकती हैं, तो अंशुमन ने अपने हाथ से खाना नहीं खाया। यहाँ घर में तो कभी खाया नहीं। इसी को देखते हुए मेरी पत्नी कभी कभी स्मृति को भी वहाँ खाना खिलाती थी नोएडा में, जब वो गई तो वहाँ रहती थी। और वो शादी में एक बार माता ने कह दिया कि मेरे बेटे की शेरवानी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुत्र अपने उस सूट को भी उस पूरे शादी में नहीं पहना और सूट जो खरीद के गया था और जूता वैसे पैक वापस आ गया। और एक बार कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उन कुछ बातें बाल सफ़ेद हो गए थे, तो पूरी दुनिया कह के हार गई, लेकिन अंशुमन ने अपने बाल को रंगा नहीं।
जब एक बार माता पिता ने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप चले जाइए डॉक्टर बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, तो जैसा आप समझ सकते हैं कि किशोर अवस्था में अगर प्रेम की पींगे बढ़ती हैं तो हर व्यक्ति इस जगत को छोड़ करके अपने उसी प्रेम के आगोश में खो जाना चाहता है और मुब्तिला होना चाहता है। लेकिन उन्होंने उसको भी, जो कि जैसा आप कह रहे हैं और जैसा स्मृति जी ने कहा, क्योंकि निश्चित रूप से जब वो 1 महीने बाद गए तो उसमें इनकी मुलाकात हो चुकी होगी और नज़रें चार हो गई होंगी, लेकिन वो भी इन्होंने परित्याग करके और डॉक्टर बनने चले गए, यह जानते हुए कि मैं अब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से कम 4.5 साल तक तो मैं जलंधर में आऊँगा तो एक आध दिन आ सकता हूँ, या मुझे इतनी बड़ी आप ये कह सकते हैं कि खलवत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी या विच्छेद संबंध का वहाँ झेलना पड़ेगा। इसके तो केवल माता जी के लिए वो चले गए। और जब वो गई बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने बेटे की कीर्ति चक्र को रेसिपेंट के रूप में, सह ग्राह्यता के रूप में, तो जिस दिन रिहर्सल हो रहा था 5 तारीख को सुबह, उस दिन चूंकि जब 2 व्यक्ति किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति अपना हाथ छोड़ता है तभी दूसरा अपने हाथ में रख पाता है। तो इसको आप इत्तफाक कहें या विध की विडंबना कि स्मृति ने अपने हाथ को छोड़ दिया था और मेरी पत्नी ने वो प्रतीक जो था, उस दिन कीर्ति चक्र नहीं था सुबह सुबह, उस प्रतीक को अपने हाथ में पकड़े रखा। जब हम होटल आए तो हमें जो एस्कॉर्ट करके ले गए थे 26 पंजाब के सीओ साहब, उन्होंने कहा कि आंटी ने पकड़ा था तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा, आंटी से कहिएगा कि केवल हाथ लगा देंगे। हमने ये कहा था कि इस डेकोरम के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और आंटी राष्ट्रपति भवन में भी नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी, न आंटी उसको अपने हाथ में रखेंगी। तो जब मेरी पत्नी को आपने देखा होगा, राष्ट्रपति महोदया जब मेरी पत्नी की तरफ देखती हैं तब ये सहमे हुए और बड़े अधीर मन से अपने हाथ को लगाती हैं और तत्काल उसको छोड़ देती हैं। जब हम लोग बाहर निकले राष्ट्रपति भवन से भारत मंडपम में जाने के लिए, रात्रि भोज में जहाँ रक्षा मंत्री जी ने दिया था, तब उन्हीं सीओ साहब ने एक बार उस कीर्ति चक्र को लेकर के बोला कि आप एक बार आंटी अपने हाथ में पकड़ लें, एक फ़ोटो ले लेते हैं, जो कि शायद पब्लिक डोमेन में नहीं होगा, और मेरे पास है फ़ोटो। वहीं उन्होंने पकड़ा, मैं तो ना हाथ से पकड़ा ना खोल के देखा, और ना ही मैं ये जान पाया कि इस कीर्ति चक्र को कम से कम मेरे बेटे की शहादत का इतना बड़ा पुरस्कार है, मैं हाथ में ले करके कम से कम एक पल के लिए तो उस पुरानी यादों को जीवंत कर सकूं। और मैं एक चूँकि एक्स फौजी हूँ तो मैं जानता हूँ कि कीर्ति चक्र की प्रासंगिकता, उपयोगिता और इसकी महत्ता क्या है, लेकिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और जिसका नतीजा है कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं। अंशुमान की जो माता जी हैं मंजू दी, उन्होंने फिर आपसे क्या कहा उस दिन आकर के, आखिरी दिन? क्योंकि आपने जो रिश्ते बताए हैं माँ और बेटे के बीच में, ये सामान्य नहीं है, ये बहुत अच्छा रिश्ता है माँ बेटे का, और जो आपने विस्तार से बताया ये तो और अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये सीख है उन युवाओं के लिए। देखिए, उन्होंने निश्चित रूप से अपना दुख हमें व्यक्त किया और बहुत अधीर थी और बहुत दुखी थी, और उसका आपको कारण बताएं कि जब से अंशुमान गए हैं उनकी 26 किलो वजन घट गई है और नींद की दवा खा के ही सोती हैं वो। और उनके बेड पे आज भी देखेंगे तो दोनों तरफ अंशुमान की फ़ोटो रखी है, जिधर भी करवट करती हैं अंशुमान की फ़ोटो को देखती हैं। आपके कैमरामैन चाहेंगे तो मैं इस चीज़ को वहाँ अपने रूम में जाकर उनके बेडरूम में दिखा भी सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या दशा रही होगी। मैं एक पति के नाते और पिता होने, अपने पुत्र का पिता होने के नाते जितनी सांत्वना उन्हें दे सकता था सांत्वना दिया, और उन्होंने परिस्थिति रवि जी किसी सबूत की कोई समझाते हुए स्वीकार किया। किसी सबूत की जरूरत नहीं है और किसी कैमरे से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेटा दिया इस देश के लिए, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अपना बेटा इस देश को दिया है और देश ने हमको सब कुछ दिया है। दोनों सरकारें, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कीर्ति चक्र इस देश का शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और उस शहादत को पूर्ण रूप से पारितोषिक का एक पर्याय है। लेकिन जो मीडिया में काट के छांट के और अपनी टीआरपी के लिए जो चलाया गया, उससे मैं बहुत आहत हूँ। कम से कम तमाम बिंदुओं पे विचार करने के बाद, और जो मुख्य मुद्दा था एनओके का, क्योंकि मेरे पुत्र का जब एड्रेस भी बदल गया तब मुझे बहुत दुख हुआ, और वो 5 फरवरी 2024 को बदलवा चुकी थी मेरी बहू, और हमें जा करके पता चला जब हम राष्ट्रपति भवन में वहाँ अशोका होटल में पहुँचे तब। तो इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही हृदय विदीर्ण हुआ। लेकिन मीडिया आज भी, जो सोशल मीडिया है, या मैं कहूँ कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये सारे मीडिया हमारी भावनाओं से खेल करके और इस डिस्कोर्स को पैसे तक ले जाके सीमित कर रहा है। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपने जो कहा है आपकी ये पूरी बात जाएगी। दूसरा, ये एड्रेस बदलने वाली बात कहाँ से आ गई और क्यों बदला गया एड्रेस? ये मैंने तमाम जगहों पर देखा। आप मैं जब गया तो मुझे बताया गया कि अंशुमान सिंह का एड्रेस अब देवरिया से बदल करके और गुरदासपुर, गली नंबर 3, शिवनगर, दीनानगर, गुरदासपुर हो गया है। जब मैंने इसकी कॉपी देखी तब मैं वहाँ
जो भी इसके कंसर्निंग अधिकारी थे उनसे बात किया साउथ ब्लॉक में जाकर के और फ़ोन पे भी, तो मुझे ये बताया गया कि एनओके के पास ये अधिकार है कि वो अपना चाहे तो एड्रेस बदलवा सकती है। मैंने कहा बिल्कुल एनओके का एड्रेस बदल जाए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे बदल सकता, क्योंकि अधिकारी तो हमारे साथ खून का रिश्ता है। आज अगर स्मृति जी पागल हो जाती हैं तो अंशुमान का रिश्ता उनसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो विल अंशुमान ने लिखा है और जो मैरिज डिक्लेरेशन होता है उसमें 3 दशाएँ होती हैं, डेथ, डिवोर्स और इंसेनिटी। तो अगर मान लीजिए कि आज स्मृति जी जिंदा रहती हैं और पागल भी हो जाती हैं तो अंशुमन के साथ उनका नाम खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू विल जो उन्होंने साइन किया है, जिसको कहा जा रहा है कि उस अधिकारी ने साइन किया है। लेकिन मैं पागल हो जाऊं या मेरी पत्नी पागल हो जाएं तो आज भी यह जगत अंशुमान के रिश्ते से हमें महरूम या वंचित नहीं कर सकता। तो माँ बाप का जो रिश्ता अपने पुत्र के साथ है वो अनवरत रूप से रहेगा, लेकिन पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा जो उस नियमावली में वर्णित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि आपने किस आधार पे इसको बदल दिया, और जैसा मैं सुन रहा हूं कि कदाचित वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, गई हैं कि नहीं गई मैं आधिकारिक तौर पे नहीं कह दूंगा। आप ये बताएं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई तो भारत सरकार को या रक्षा मंत्रालय को या सेना को कोई बात कहनी होगी तो स्मृति से कैसे संबंध स्थापित करेगा। जो भी चिट्ठियां जाएंगी वो स्मृति जी के माता पिता के पास जाएंगी, उसके बाद स्मृति को जाएंगी, जबकि वो चिट्ठियां अगर स्मृति को डायरेक्ट नहीं पहुंचती हैं तो उसके बाद दूसरा हमारा अधिकार बनता है कि हमें पता चलनी चाहिए। मेरा पुत्र भी गया, मेरी बहू भी गई, मेरा इज्जत भी गया, और अब जो भी अगर कोई बात होगा तो मैं नहीं जानूंगा, तो मेरा पुत्र अब पहचाना जाएगा गुरदासपुर के नाम से। ये मेरी जो सबसे बड़ी व्यथा थी और जो मैं आज लड़ रहा हूं कि एनओके की प्रथा में परिवर्तन होना चाहिए। एनओके चाहे तो अपना एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस बदलवा दे, लेकिन ऑफिसर का परमानेंट एड्रेस नहीं बदलना चाहिए। आज भी सरकारी दस्तावेजों में अस्थायी पता के साथ साथ वर्तमान पता और दूरभाष का पता भी लिखा जाता है। तो केवल अगर संबंध स्थापित करने से बातचीत करने के लिए पता बदलवाया गया तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस हो सकता था, बनस्पति इसके कि वो परमानेंट एड्रेस बदला। फरवरी में आप कह रहे हैं एड्रेस चेंज हो गया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 फरवरी 2024 जी जो उस पार्ट ऑर्डर का रिकॉर्ड है और उसमें अथॉरिटी दिया है व्यक्तिगत एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन फ्रॉम एनओके एलॉन्ग विथ आधार एंड अ डीड सेल डीड हैज बीन केप्ट इन आर्मी हेडक्वार्टर। तो आपसे फिर इसको लेकर के अंशुमान से कोई बातचीत नहीं हुई थी इस बीच में? फरवरी जब ये चेंज हुआ होगा जिस डेट के बाद से कुछ बताया नहीं अंशुमान ने आपको या आपकी माता जी को? अंशुमन तो 1 साल पहले ही चले गए। ये मैं बता रहा हूँ 5 फरवरी 2024 को चेंज हुआ, जबकि अंशुमन तो शहीद हो गए थे 19 जुलाई 2023 को ही जी। तो अंशुमन के संज्ञान में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी। अब मुझे बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे, अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि देश में बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके पास सिंगल चाइल्ड है। मेरे पास तमाम लोगों के आए हैं कंसर्न और आप मीडिया में भी चल रहा है। वो लोग जिनकी बहू छोड़ के चली गई और वो अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बहू हैं जो कि सरकारी नौकरी कर रही हैं, सेना में अधिकारी भी हैं और पेंशन भी बराबर ले रही हैं। तो अगर शादी भी कर ली हैं, ये बताइए शादी करने के बाद भी एक बहू को 4 लाख रुपया चाहिए, जिससे शादी किया उसकी पे पर अलग है। अब वो परिवार वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद वो बहुत सारा चीज़ लेके जाती है सिर्फ इसके नाम पे कि वो फैमिली पेंशन है। तो फैमिली में और वाइफ में जो रचनात्मक अंतर है उसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिवार का रूप तभी अंगीकृत कर सकता है जब उसके बच्चे हों या माता पिता साथ हों। तो अगर कोई ऐसी बहू जिसका कोई बच्चा नहीं है और परिवार को छोड़ के जाती है तो फैमिली के पेंशन पाने का क्यों हकदार नहीं है? वो वाइफ पेंशन उसका नाम होना चाहिए और उसके हिसाब से रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपने लिए आपको बता दूं कि मैं आज भी सुबह कहा कि भारत सरकार या राज्य सरकार ने मुझे जितने रुपए दिए हैं वह सारे रुपए, एक सिंगल पेनी भी मुझे नहीं चाहिए। मैं उसमें उतने रुपए मिला करके आज अपनी बहू को देता हूं, उनके माता पिता को देता हूं, केवल मुझे सम्मान दे दें। और सम्मान और रुपए अगर एक तराजू पर रखे जाएंगे तो मैं सम्मान के बनिस्पत उस रुपए को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैंने तो अपनी पूरी संपत्ति जो अंशुमान के हिस्से की है, मैंने राज्य सरकार को ये ऑफर दिया था कि मैं पूरी संपत्ति दान करता हूं, इस पर अगर कोई चाहे तो हॉस्पिटल या वो कॉलेज कोई खोल सकती है। और मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं जिसमें उन सरकार द्वारा मिली हुई संपूर्ण धनराशि और उनकी मेरी पूरी संपत्ति उसमें मैं डोनेट करूंगा। और मैं समाज के लिए कितना कर पाता हूं ये नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से अंशुमन की यादगार इस धरा पे मेरे अंतिम समय तक सांस लेने तक रहेगी और वो मेरे सांसों में वास करेंगे और वो इसी आदर्श और सम्मान के साथ रहेंगे जैसा मैंने अपने दिल में सोच रखा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह जी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कुछ मांगे भी अपनी रखी हैं और कुछ दर्द भी बताया है। और उन्होंने कहा कि ये पूरा विवाद नहीं होता, लेकिन विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कीर्ति चक्र हम ये चाहते थे कि देवरिया भी आए और उसके बाद जब एड्रेस बदला तो और ज़्यादा विवाद हुआ और इसका उन्होंने दुख भी जाहिर किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।